हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज बेटे जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे सिमुलेशन की, कि भाई सिमुलेशन क्या होता है। देखो, आपको पहले एक चीज समझनी चाहिए, मैं बताता हूं। किसी भी चीज को स्टडी करने के वेज टू स्टडी अ सिस्टम क्या है। हम कोई सिस्टम स्टडी करना चाहते हैं, लॉजिक बनाइए, कोई भी सिस्टम स्टडी करना चाहते हैं। एक तरीका तो है कि एक्सपेरिमेंट विद द एक्चुअल सिस्टम, जो एक्चुअल सिस्टम है उसको जाइए, उसके साथ छेड़छाड़ करिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करिए। दूसरा है एक्चुअल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ मत करिए, उसकी जगह एक मॉडल सिस्टम ले लीजिए, उसके साथ करिए। यानी एक्चुअल सिस्टम को रेप्लिकेट करिए, एक्चुअल सिस्टम को सिमुलेट करिए, एक्चुअल सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश करिए और एक अपना सिस्टम बनाइए, अपना एक मॉडल बनाइए उस सिस्टम का, और उस मॉडल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए। अब मॉडल के ऊपर भी जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कैसे हो सकता है। एक तो फिजिकल मॉडल बना लीजिए, बिल्कुल फिजिकल मॉडल बना लीजिए। जैसे फिजिकल मॉडल का एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने कोई कॉलोनी बसानी होती है, कोई अपार्टमेंट्स बनाने होते हैं, कोई चीज बनाई, तो छोटा सा उसका मॉडल नहीं बना लेते फिजिकल, जिसमें बिल्डिंगें छोटी छोटी होती हैं, बिल्कुल उसको रेप्लिकेट कर देते हैं। फिर उसमें देखते हैं भाई यहां से बसेस जा पाएंगी, कहां जैम लग सकता है, फिर इमेजिन करते हैं। तो वो फिजिकल मॉडल होता है। फिजिकल मॉडल में क्या होता है कि बिल्कुल एक्चुअल सिस्टम की तरह आप एक फिजिकल सिस्टम और बना लेते हैं। दूसरा होता है कि किताबी मैथमेटिकल मॉडल, यानी मॉडल को मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लीजिए। कई जगह फिजिकल सिस्टम पॉसिबल नहीं है, फिजिकल मॉडल पॉसिबल नहीं है, तो मैथमेटिकल मॉडल बना लेते हैं। फिर मैथमेटिकल मॉडल को भी डील करने के दो तरीके होते हैं, एनालिटिकल सॉल्यूशन और एक सिमुलेशन। एनालिटिकल में क्या होता है, उस मॉडल को एनालाइज करते हैं, फिर उस मॉडल से सॉल्यूशन लाते हैं। सिमुलेशन में क्या होता है कि जैसे रियल टाइम, रियल में जैसे होगा उस तरह से उसको सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं और फिर उससे निष्कर्ष निकालते हैं। तो बेसिकली सिमुलेशन क्या है, इट इज अ मेथड टू स्टडी अ सिस्टम। और मैं एक बात बोलूंगा, अच्छी लगेगी आपको, इट इज अ मेथड विच इज वेरी सेफ एंड गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। तो सिमुलेशन एक तरीका है। आइए मैं इसको यहां दिखाता हूं, एक और देखिए। जैसे एक सिस्टम है, कोई तरीका है, ये मैं बात कर रहा हूं रियल लाइफ की। जो रियल लाइफ के सिस्टम होते हैं, ये मान लीजिए एक सिस्टम है जिसकी हमने बाउंड्री बना दी, यह सिस्टम अंडर स्टडी, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। अब इस सिस्टम पे एक्सोजेनियस इनपुट्स होंगे। एक्सोजेनियस मतलब बाहर के चीजें इस सिस्टम के अंदर जाएंगी, इन्वायरमेंट में से इस सिस्टम के अंदर चीजें जाएंगी, और इस सिस्टम के डिटर्मिनिस्टिक रूल्स होंगे जो इसके बिहेवियर को गवर्न करेंगे। और जो सिस्टम को एनालाइज कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है, जो सिस्टम को देख रहा है, वो बाहर बैठ के सिस्टम को ऑब्जर्व करेगा। तो रियल लाइफ में क्या होता है कि जो सिस्टम अंडर स्टडी होता है उसके अपने कुछ डिटर्मिनिस्टिक रूल्स होते हैं, उसके अंदर एक्सोजेनस यानी बाहर से इनपुट्स आती हैं, वो उन इनपुट्स को देखकर अपने रूल्स के हिसाब से बिहेव करता है, और हम बाहर से सिस्टम को देखते हैं, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, अच्छा ये ऐसे हो रहा है। यानी हम बाहर से देख रहे हैं, हम सिस्टम के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाते, करते हैं तो वो डेंजरस होती है। जस्ट बाहर से बैठ के ऑब्जर्व करें। अब एक इसकी दूसरी टेक्निक होती है जिसको कहते हैं हम सिमुलेटेड, मतलब हम उस सिस्टम का एक सिमुलेशन तैयार कर लेते हैं। फिर जो इनपुट्स होते हैं वो रैंडम होते हैं, सीडो रैंडम इनपुट्स दिए जाते हैं सिस्टम को। अब ये एक्चुअल एक्सोजेनस इनपुट्स नहीं है, रैंडम इनपुट्स हैं जो हम सिस्टम को दे रहे हैं। फिर सिस्टम का एक प्रोग्राम होता है, कोई एक तरीका होता है जो हमने ऑब्जर्व करके निकाला होता है। फिर उसके कुछ सिमुलेटेड डिटर्मिनिस्टिक रूल होते हैं जो उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट निकालते हैं। और इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो सिस्टम के अंदर बैठ के काम करता है। यानी इस केस में सिमुलेशन में वो इनपुट्स के साथ, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ये देखने के लिए कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर वैसा हो तो क्या होगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं कर सकता। रियल लाइफ में एक गाड़ी आई, मान लीजिए पेट्रोल पंप भरवाने की बात है, जैसे सोचिए पेट्रोल पंप है, रियल लाइफ में गाड़ी आई, पेट्रोल भरवाया और चली गई। लेकिन सिमुलेटेड मॉडल में कर सकते हैं ना कि ये पेट्रोल पंप है, गाड़ी आई और वो बिना पेट्रोल भरवाए चली गई, गाड़ी आई या उसने आगे वाली गाड़ी के साथ एक्सीडेंट कर लिया। तो यानी एज एन ऑब्जर्वर हम डिफरेंट सिनेरियोस को सोचकर उसको
इनपुट के द्वारा लेकर हम एक अच्छा एनालिटिकल, एक अच्छा एनालिसिस करके एक अच्छा रिजल्ट जो होना चाहिए उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो आगे आपको समझ में सिमुलेशन क्या है? तो सिमुलेशन एक टेक्निक है जिससे हम सिस्टम की स्टडी करते हैं। इसमें हम रियल लाइफ को सिमुलेट करके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की कल्पना करके क्या आउटकम होगा वो निकालकर अपने लिए कुछ बेहतरीन फैसले करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि दो तरह से आप सिस्टम की स्टडी कर सकते हो, एक एक्चुअल सिस्टम के साथ स्टडी करो, दो मॉडल के साथ करें। अब मैं यहां बता रहा हूं उसकी एडवांटेज क्या। अगर आप एक्चुअल सिस्टम को स्टडी करोगे, एक्चुअल सिस्टम को, तो उसमें क्या होगा? उसमें एडवांटेज ये है कि जो अनक्वेश्चनेबली लुकिंग एट द राइट थिंग, क्योंकि आप रियल सिस्टम को जब स्टडी कर रहे हो तो जो एक्चुअल में हो रहा है उसी को आप देख रहे हो। कल्पना से तो वो परे है ना, वो तो रियलिटी है, सत्य है, तो उसकी एडवांटेज है। इस सत्य को कोई नकार भी नहीं सकता। लेकिन होता क्या है कि ऑफन इट इज इम्पॉसिबल टू डू इन रियलिटी। क्यों? क्योंकि ढंग से जो सिस्टम की हम कल्पना कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या अगर एग्जिस्ट भी करता है तो जब हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो डिसरप्टिव हो सकता है, मीडियम एक्सपेंसिव हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। सोचिए, जैसे अब देखिए मैं कल्पना करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की बाढ़ आए, कल को मैं एक डैम बना रहा हूं, मैंने कहा भाई डैम टूट गया, बाढ़ आएगी तो कितने गांव डूब जाएंगे। अब मैं इसको एक्चुअली सिस्टम में देखता हूं, मैं कहता हूं भाई साहब डैम को तोड़ दो और देखो कितने गांव डूबते हैं। आप कल्पना करिए, मैंने एक्चुअल स्टेट सिस्टम को तो स्टडी कर लिया, लेकिन कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे, गांव के बेटा गांव डूब जाएंगे। आप ऐसा करना चाहेंगे? सच सच सोचिए, सोचिए बेटा, आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, करना चाहेंगे? सचमुच में आपने डैम को तोड़ दिया कि अगर चाइना ने बॉम्ब फेंका, इधर पाकिस्तान ने बॉम्ब फेंका और ये डैम टूट गया तो हमारे को कितनी तबाही होगी, वो आप करके देख रहे हैं। सोचिए, कल्पना करिए, क्या ये समझदारी है? नहीं। इसकी जगह आप कंप्यूटर में ही वैसा एक मॉडल बना लें, वैसा एक डैम बना लें। आजकल टेक्निक्स अवेलेबल है, और फिर किस इंपैक्ट का बॉम्ब आएगा, कैसे डैम टूटेगा, कहां कहां पानी जाएगा, वो सब आप उस मॉडल में देख सकते हैं। और उसके द्वारा फिर आप फैसला कर सकते हैं, जब पानी यहां ज्यादा गया, यहां तबाही हुई है, तो ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा तरीका लगाएं ताकि यहां या तो लोग कम रहें या पानी का भाव बदल दें। तो बिना आपने एक्चुअल सिस्टम को डिस्टर्ब किए सही रिजल्ट निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? ये फायदा है सिमुलेशंस का। कैसा लगा? तो जो सिमुलेशन है वो अच्छी है, क्योंकि एक्चुअल जो आप स्टडी करेंगे वो डिसरप्टिव हो सकती है, एक्सपेंसिव हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। तो इसलिए हम सिमुलेशन करते हैं। तो सिमुलेशन का क्या पर्पज है करने का? फर्स्ट, गोल। हमारा जो सिमुलेशन का एक गोल होता है कि ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्टडी करना, कि भाई हमारा डैम जो है कितना मजबूत है। हमने कंप्यूटर में डेटा होता है, आपको पता होना चाहिए, आजकल डेटा है कि हमने इस तरह का मजबूत डैम बनाया, अब बम गिरेगा तो ये डैम टूटेगा तो क्या होगा, या पानी का बहाव होगा तो टूटेगा तो क्या होगा। तो हम उस सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब कई बार ऐसा रियल सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है, या बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कॉस्टली है, और उस केस में क्या होगा? सिमुलेशन ही कामयाब है। अब जो हमारे लोग स्पेस में जाते हैं, अब हम उनसे कहें बेटा तुम स्पेस में जाना और फिर देखना वहां कैसा लगता है, ऐसा थोड़ी होता है। हम स्पेस जैसा एनवायरनमेंट धरती पे बना लेते हैं, फिर जिन लोगों ने स्पेस में जाना होता है उनको उस एनवायरनमेंट में कई कई दिन रखते हैं, फिर पूछते हैं बेटा क्या क्या समस्याएं आई, फिर उन समस्याओं का समाधान पहले से ही कर लेते हैं, और फिर उनको एक्चुअल स्पेस में भेजते हैं। कैसा लगा? मजा आया? तो ये इसकी एडवांटेज है सिमुलेशन की। फिर अब कई बार क्या होता है, किसी काम करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो सिमुलेटेड मॉडल में तुम क्या करते हैं, सारे ऑल्टरनेटिव्स निकाल के देख लेते हैं कि भाई इन सब ऑल्टरनेटिव्स के क्या रिजल्ट आएंगे, क्या होगा, कैसा होगा, और उसके हिसाब से फिर हम डिसीजन लेते हैं कि भाई कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है, या कौन से ऑल्टरनेटिव को हमें इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है ना?
फिर कई बार ऐसा होता है कि कई बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं जिनके लिए ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई न्यूमेरिकल टेक्निक अवेलेबल है। तो ऐसी जगहों पर भी हम सिमुलेशन लगाते हैं तो आनंद विभोर हो जाते हैं, तो हमें आनंद आता है। ये अब मैं आपको एक क्वेश्चन से करके दिखाता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। आपका जो मन है वो अति चंचल है, वो खुश हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके मन को अच्छा लगेगा। क्यों? देखिए, एक केस कह लीजिए, क्वेश्चन कह लीजिए, जो अच्छा लगे। देखो, अब एक बेकरी है जो स्टॉक रखती है पॉपुलर ब्रांड ऑफ ब्रेड। एक बेकरी है जो एक पॉपुलर ब्रेड का अपने पास स्टॉक रखती है, और उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखा है। क्या देखा है पास्ट एक्सपीरियंस से? देखिए, देखिए क्या देखा है। पास्ट एक्सपीरियंस से देखा है कि डेली डिमांड जीरो की केवल 1% चांस है कि किसी दिन डिमांड ब्रेड की जीरो, और 15% प्रोबेबिलिटी इस बात की होती है कि डिमांड 15 यूनिट्स की हो, और 20% प्रोबेबिलिटी इस बात की होती है कि डिमांड 25 यूनिट की हो। तो 1% प्रोबेबिलिटी क्या है? डिमांड है ही नहीं। 15% प्रोबेबिलिटी क्या है? डिमांड 15 ब्रेड्स की है। 20% प्रोबेबिलिटी क्या है? डिमांड 25 ब्रेड्स की है। 50% प्रोबेबिलिटी क्या है? डिमांड 35 ब्रेड्स की है। 0.12 यानी 12% प्रोबेबिलिटी किस बात की है? कि डिमांड 45 ब्रेड्स की है। और मेरे बच्चों, 2% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि डिमांड 50 ब्रेड्स की है। अब ये हमने डाटा इकट्ठा किया, पिछले 10 महीनों का, साल का, 6 महीने का, 8 महीने का डाटा इकट्ठा किया, और उससे हमने ये प्रोबेबिलिटीज निकाली कि डिमांड और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब कहता है कि हमने एक टेबल से ये रैंडम नंबर्स सेलेक्ट किए। तो कहता है अब एक सिमुलेट करो एक मॉडल को, और ये पता लगाओ कि कितना स्टॉक होगा ओनर के पास। अगर वो ये तय करता है कि मुझे 35 ब्रेड रोज बनानी चाहिए, और एवरेज डेली डिमांड क्या होगी, आपने ये दो चीजों की चर्चा करनी है। कैसा बना? अब हम सिमुलेट कर रहे हैं ना। देखो, अब हमने सिमुलेट क्या कर लिया, 35 अगर ब्रेड बनाऊं तो क्या होगा। इसी तरह आप इस पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। एक मॉडल बना लीजिए, फिर सोचिए अच्छा 35 नहीं, अगर 40 ब्रेड बनाऊं तो क्या होगा। फिर आप ऑल्टरनेटिव्स होंगे ना। देखिए, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, मैंने कहा नहीं था क्या होता है? डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, क्विकली इवेलुएट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। फिर आप सोचो नहीं नहीं 45 का भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, 40 का, अगर 50 ब्रेड बनाऊं तो क्या होगा। इस तरह से आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के द्वारा सिमुलेशन की टेक्निक पर अपनी कमांड बनाते हैं। आइए देखिए, देखिए कमाल हो रहा है, नीचे पेज छोटा हो रहा है। हमने पेज बड़ा कर दिया है। और बढ़िया कर दिया पेज। अब बच्चों को अच्छा लगेगा। तो आपने देखा। आइए अब सॉल्यूशन तैयार करते हैं इसका। सॉल्यूशन, अब यहां हमने लिखी डेली डिमांड। किस तरह से हम एक मॉडल को तैयार करें, डेली डिमांड। फिर हमने लिखी प्रोबेबिलिटी उस डिमांड की। फिर लिखी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और फिर उससे हमने एक रेंज बना ली। ठीक।
देखिए डिमांड है 0, 15, 25, 35, 45 और 50। 0 कलर चेंज करेंगे, 0, 15, 25, 35, 45 और 50। प्रोबेबिलिटीज देखिए 1%, 15%, 1%, 15%, 20%, 1%, 15%, 20%, 50%, 12%, 2%, 50%, 12%, 2%, 50%, 12%, 2%। अब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.01, 0.16 ऐड कर रहे हैं ना, इसमें इसको ऐड किया, ये आ गया। अब इसमें इसको ऐड करेंगे 0.36, 0.86, 0.98 और 1, मतलब ऐसे ऐड करते हैं। अब इसमें ये ऐड किया तो ये आ गया, इसमें ये ऐड किया तो ये आ गया, इसमें ये ऐड किया तो ये आ गया। आगे समझ? अब रेंज बनाएंगे तो जैसे ये 0.01 है ना, इसमें आप 0 नंबर ले लेंगे, एक नंबर 0 से 0। अब ये 0.16 है तो इसमें 1 से लेकर 15 तक 16 नंबर हो गए। अब जैसे 36 है और ये 16 है तो इसमें 16 से लेकर 35 तक, यानी पहला नंबर हमने, इस पहला नंबर क्या होता है गिनती में 0, वो हमने इसको एलोकेट कर दिया। अगले 15 नंबर, क्योंकि 0.01 यहाँ है और यहाँ 0.16 है, तो अगले 15 नंबर हमने इसको एलोकेट कर दी क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 15% है। और उसके बाद अगले 20 नंबर 16 से लेकर 35 तक इसको एलोकेट कर दिए। फिर अगले 50 नंबर 86 से लेकर 36 से लेकर 85 तक इसको एलोकेट कर दिए। चेक कर लो 50 नंबर है। फिर इसमें 12% है तो यानी यहां से लेकर यहां तक अगले 12 नंबर 86 से लेकर 97। फिर इसमें 2 नंबर तो अगले 2 नंबर 98 से 99। तो ये हमने एलोकेट कर दिए। बताइए कैसा लगा? तो ये हमारी रेंज आ गई। सिमुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले रेंज निकालनी पड़ती है। यानी हमने क्या कहा कि टोटल प्रोबेबिलिटी 100 है, टोटल नंबर 100 होते हैं 0 से लेकर 99 तक। अब हमने इन 100 नंबर्स को इन डेली डिमांड के अगेंस्ट प्लेस कर दिया। 0 की डिमांड केवल 1% है तो उसके अगेंस्ट 1 नंबर आया। 15 यूनिट्स की डिमांड 15% है तो उसके अगेंस्ट अगले 15 नंबर आए। जब 1 से लेकर 15 तक गिनोगे तो 15 नंबर्स हो जाएंगे। 25 ब्रेड्स की डिमांड 20% है तो अगले 20 नंबर्स यानी 16 से लेकर 35 तक इसके आगे एलोकेट कर दिए। 35 ब्रेड्स की डिमांड 50% है तो अगले 50 नंबर्स 36 से लेकर 85 इसको एलोकेट कर दिए। 45 ब्रेड्स की डिमांड 12% तो अगले 12 नंबर इसको एलोकेट कर दी। काउंट कर लीजिए 86 से 97 12 होते हैं। 50 ब्रेड्स की डिमांड 2% तो अगले 2 नंबर्स हमने इसको एलोकेट कर दी। काउंट कर लीजिए 98 99 2 नंबर्स। तो इस तरीके से हमने नंबरों का एलोकेशन कर दिया। अब हम सिमुलेट कर रहे हैं ना। अब डिमांड एक्चुअल कस्टमर्स ब्रेड लेने तो आ नहीं रहे। अब हमने एक टेबल होता है रैंडम टेबल, वहां से नंबर निकाले और फिर हम उस नंबरों के हिसाब से देखेंगे कि कितनी ब्रेड हमारी बिकी है। तो यहां लिख लेते हैं हम नंबर्स किस बात के हैं, डे और डिमांड और सप्लाई और स्टॉक, सरप्लस अगर पॉजिटिव है, डेफिसिट अगर कम है। तो ये हमने अपना मॉडल तैयार कर लिया। अब पहला नंबर उठाया तो पहला नंबर आया 48। तो हमने एक नंबर निकाला 48 नंबर आया। तो 48 नंबर इसके अंदर लाई नहीं करता, इसके अंदर लाई करता। देखिए
48 नंबर 36 और 85 के बीच में लाई करता है। देखिए 36 और 85 के बीच में लाई करता है, हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये हुआ, तो रैंडम नंबर भी लिख लेते हैं आपने सामने, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहते हो आप? या रैंडम डे की जगह रैंडम नंबर लिख लेता हूं, रैंडम नंबर। ठीक है, ले लूं पहले नंबर्स, ले लूं ऊपर से। 48 78 09, 48 78 09, 51 56 77, 51 56 77। उसके बाद 15 14 68 09, 15 14 68 09। एक बार चेक कर लेते हैं, 15 14 68 09। ठीक है, सारे नंबर्स लिख लिए मैंने। अब हमारे ये नंबर्स हैं, क्वेश्चन में गिवन है। रियल लाइफ में जो है जब सिमुलेशन करेंगे तो हम रैंडम नंबर टेबल्स आते हैं, कैलकुलेटर्स भी आते हैं जो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, तो वहां से रैंडम नंबर निकाल लें। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन वो रैंडम नंबर बता देते हैं ताकि सबका आंसर मैच हो सके, नहीं तो हर बच्चा अपना रैंडम नंबर निकालेगा तो एग्जामिनर कैसे चेक करेगा? तो पहला रैंडम नंबर बेटे 48 है, तो 48 किस में लाई करता है? इसके अंदर। इसका मतलब पहले रैंडम नंबर के हिसाब से डिमांड क्या है? 35। दूसरा नंबर 78 है, देखिए वो भी इसी में लाई करता है, तो उसके हिसाब से डिमांड अभी भी क्या है? 35। तीसरा नंबर 09 है, तो वो इसके अंदर लाई करता है, तो इसके हिसाब से डिमांड क्या हो गई? 15। चौथा नंबर क्या है? 51, वो बेटा इसी में लाई करता है, उसके हिसाब से डिमांड क्या हो गई? 35। पांचवा नंबर है 56, वो भी बेटा इसमें लाई करता है, तो डिमांड क्या हो गई? 35। अगला नंबर है 77, बेटे वो भी इसी में लाई करता है, डिमांड क्या हो गई? 35। बेटा अगला नंबर है 15, 15 इसमें लाई करता है, तो डिमांड क्या हो गई? 15। बेटा अगला नंबर है 14, 14 भी इसमें लाई करता है, तो डिमांड क्या हो गई? 15। इसकी अगेंस्ट डिमांड देख लो, 15 है। बेटा अगला नंबर है 68, 68 इसमें लाई करता है, डिमांड क्या होगी इसकी कोरस्पॉन्डिंग? 35। बेटे अगला नंबर है 9, 9 देखिए किसमें लाई करेगा? 9 इसमें लाई करेगा बेटा, डिमांड इसके अगेंस्ट क्या है? 50। तो ये बेटे हमने डिमांड निकाल ली। कैसा लगा? आप टोटल कर लो डिमांड, टोटल डिमांड कैलकुलेटर ले लिया। 35 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 15, 270 आ गई, 270। तो सेकंड पार्ट में उसने बोला है एवरेज डिमांड। क्या बोला है? एवरेज डिमांड। तो एवरेज डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड डेली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन क्या हो जाएगा? 270 डिवाइड बाई 10, 27 यूनिट्स। बताइए कैसा लगा? तो एवरेज डिमांड आ गई 27 यूनिट्स। तो उसने हमसे पूछा था एस्टिमेट द डेली एवरेज डिमांड, वो हमारी आ गई 27 यूनिट। सेकंड पार्ट हो गया। अब इसमें कह रहा है अगर वो बेकरी वाला कहता है मैं 35 ब्रेड्स बनाऊंगा, तो स्टॉक की सिचुएशन बताओ, स्टॉक सरप्लस होगा या डेफिसिट? आइए करें। अगर बंदा हर रोज 35 ब्रेड्स बनाएगा तो सप्लाई हर रोज की क्या हो जाएगी? 35। हा 35। अब पहले दिन की सिचुएशन देखी बेटे, डिमांड भी 35, बेटे डिमांड भी 35, सप्लाई भी 35, तो ना सरप्लस ना डेफिसिट। अगले दिन बेटे डिमांड भी 35, सप्लाई भी 35, ना सरप्लस ना डेफिसिट। बेटे अगले दिन डिमांड है 15, सप्लाई है 35, सरप्लस 20 का। बेटे अगले दिन डिमांड है 35, सप्लाई है 35, जीरो, ना सरप्लस ना डेफिसिट। बेटे अगले दिन
डिमांड है 35, सप्लाई है 35, तो 0। बेटे अगले दिन डिमांड है 35, सप्लाई है 35, 0। बेटे अगले दिन डिमांड है 15, सप्लाई है 35, तो सरप्लस 20 का। बेटे अगले दिन डिमांड है 35, सप्लाई है 35, इधर भी सरप्लस 20 दिन का। तो डिमांड है 35, सप्लाई है 35, बेटे ना सरप्लस ना डेफिट। बेटा डिमांड है 15, सप्लाई है 35, बेटे सरप्लस 20 दिन का। अब इस सिमुलेटेड मॉडल से हमें बेटे ये पता चल गया ना कि इन रैंडम नंबर के बेसिस पे हमने डिमांड निकाली, सप्लाई हमारा डिसीजन था और स्टॉक सरप्लस होगा या डेफिसिट हमें पता चल गया। तो इस मॉडल के बेसिस पे हम कह सकते हैं यार 35 अगर हम यूनिट सप्लाई करते हैं तो हम काफी सेफ है, क्योंकि ज्यादातर केस में हमने डिमांड को पूरा मीट किया है और कुछ केसेस में हमने 6 केसेस में तो डिमांड को मीट किया है और 4 केसेस में हमारे सरप्लस थे। और खुशी की बात यह है कि डेफिसिट नहीं था, कस्टमर हमारा कोई भी नाराज होकर नहीं गया। अब इसी चीज को आप और इंप्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप सप्लाई को 30 लेके कर लें, सप्लाई को 40 लेके कर लें, तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव से आप अपने मॉडल को स्टडी कर सकते हैं ना। कैसा लगा? फिर आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो बताओ क्लियर हुआ आपको? तो क्वेश्चन समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया? तो बेसिकली सिमुलेशन क्या कहती है, देखिए आप शुरू से देखिए, अब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो सिमुलेशन में हम क्या करते हैं, सीडो रैंडम इनपुट्स डालते हैं सिस्टम में। हमने डाले थे सीडो रैंडम इनपुट्स, क्या डाले थे हमने? रैंडम नंबर्स, और उस रैंडम नंबर्स के बेसिस पे हमने डेली डिमांड निकाली। तो डिमांड जो है हमने सिस्टम में डाली, फिर एक प्रोग्राम के द्वारा हमने एक डिटर्मिनिस्टिक रूल्स के द्वारा बिहेवियर गवर्न किया। रूल यह है कि हम 35 ब्रेड बनाएंगे और बिहेवियर ये है कि भाई सरप्लस होगा या डेफिसिट। हमने पाया कि 4 बार सरप्लस हुआ और 6 बार ना सरप्लस ना डेफिसिट, और डेफिसिट कभी भी नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा सिमुलेटेड मॉडल। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिकली ये सिमुलेशन का मॉडल है जो भी हमने स्टडी किया, ये वाला। बताइए कैसा लगा? तो एक्चुअल सिस्टम पे हम जाते, रिस्की होता, डेंजरस होता, कैसे करते? हमने क्या करा? सिमुलेटेड फॉलो किया, और उसमें हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी चर्चा करी कि आप 35 की प्रोडक्शन की जगह 45 की प्रोडक्शन लेके देखिए, 25 की प्रोडक्शन लेके देखिए, फिर अगर और डाटा अवेलेबल हो तो उससे हर केस का प्रॉफिट निकालें, फिर आप उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लें जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो वो फिर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने पास्ट बिहेवियर की मदद से सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाली जो क्वेश्चन में गिवन थी, उस प्रोबेबिलिटी से हमने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर हमने रैंडम नंबर्स के लिए रेंज दे दी उनको, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोबेबिलिटी उतने नंबर्स असाइन कर दी। फिर हमने रैंडम नंबर्स जनरेट किए, उस रैंडम नंबर्स जनरेट किए उनकी मदद से हमने क्या निकाली? डिमांड। फिर सप्लाई, हमारा डिसीजन था कि 35 की सप्लाई करेंगे तो हमारा स्टॉक सरप्लस होगा या डेफिसिट, वो हमने फाइंड आउट किया। क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा गया था कि एवरेज डिमांड क्या होगी। हमने देखा 10 डेज की टोटल डिमांड 270 यूनिट्स है, तो एक दिन की डिमांड क्या हो जाएगी? 270 डिवाइडेड बाई 10 यानी 27 यूनिट्स। सच सच बताइए सिमुलेशन आया कि नहीं आया समझ में?